नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार का जुगाड़ चैनल, जहां आपको जनरल कम्युनिकेशन का मिलता है सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका। जैसा कि करंट अफेयर का दौर जारी था और आज आपका है 18 सितंबर, कल विश्वकर्मा पूजा था, इसीलिए छुट्टी था, जिसके कारण आज जो है वो 17 और 18 दोनों करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है। और पिछले सप्ताह में जो आपको करंट अफेयर कराया गया है एक वीक का, उसको भी वन लाइनर बना के आपको पेश किया गया है ताकि आपका रिवीजन बना रहे, क्योंकि इंसान आगे बढ़ते जाता है, पीछे का चीज़ भूलते जाता है, इसलिए रिवीजन करना उतना ही ज़रूरी है जितना आगे का चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पिछले एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर हुआ है उसको वन लाइनर याद रहे। ये सिर्फ वन लाइनर हुआ क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पिछले एक सप्ताह करंट अफेयर, पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर। बस सर, पिछले सप्ताह करंट अफेयर का उद्देश्य बस यही है कि बस आपका रिवीजन हो जाए, आपको बस याद हो जाए। सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त। किसके नाम से मनाया जाता है आपको पता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से मनाया जाता है। अगस्त 2025 को डीआरडीओ ने किस प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट सफलतापूर्वक किया था? वो क्या है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। उसका नाम क्या था? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगला, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने प्राचीन प्रोटीन संरचनाओं की खोज की है? भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंग्लिश में कहते हैं, बेंगलोर में है ये। भारतीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके किस तारीख को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? यानी आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। कब? वो है 23 सितंबर। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस 28 अगस्त। डीआरडीओ ने किस प्रणाली का प्रथम उड़ान परीक्षण उड़ीसा से किया है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। किस संस्था के सबसे प्राचीनतम प्रोटीन की खोज की है? भारतीय विज्ञान संस्था, क्योंकि आपको पता है सर प्रोटीन कहाँ था, किसका विषय है? जीव विज्ञान का, और जीव विज्ञान यानी विज्ञान, तो भारतीय विज्ञान संस्था। और भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस की घोषणा की है? वो आपका 23 सितंबर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल को हरी झंडी दिखाई है, जिसे गुजरात प्लांट में 100 देशों में निर्यात किया जाएगा? यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। वो गाड़ी है, भारत का ही गाड़ी है, जिसका नाम है महिंद्रा कंपनी का गाड़ी है, जो 100 से अधिक देशों में बेचा जाएगा। हाल ही में सुपर क्रूज शील्ड 2025 युद्ध अभ्यास यूएसए और किस देश के बीच में हुआ? इंडोनेशिया। यानी सुपर गरुड़ शील्ड 2025 का जो युद्ध अभ्यास है उसमें भारत शामिल नहीं है। सुपर गरुड़ शील्ड 2025 वो है यूएसए और इंडोनेशिया। आगे, लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनी? लिथुआनिया के नई प्रधानमंत्री कौन बनी? इंगा इरुगनिएने। इंगा इरुगनिएने। तो लिथुआनिया या रखिए लिथुआनिया इंगा, बस इतना ही रखना है। लिथुआनिया से पूछेगा तो क्या? इंगा। लिथुआनिया ऐसे लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, बस इसको आई से क्या हो जाएगा? इंगा। आई से क्या हो जाएगा? इंगा। आगे, FID आपको पता है सर, जिस तरह क्रिकेट को जो कंट्रोल करता है वो भारत में BCCI है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ICC है। उसी तरह चेस को जो कंट्रोल करने वाला सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है FID, फाइड कहते हैं। विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? गोवा। आपको पता है सर ये हो गया है और आज हम बताएंगे कि कौन जीता है। तो फाइड विश्व कप चेस हो गया है सर। ये फाइड शब्द जहाँ भी आ जाएगा तो समझ जाइएगा किससे संबंध होगा? चेस से संबंध होगा। यानी इस बार चेस विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? वो गोवा में हुआ। तो आराम से देख लीजिए। तो 100 से अधिक देशों में कौन सा कार बेची जाएगी? वो है महिंद्रा। सुपर गरुड़ शील्ड 2025 किसके बीच हुआ? यूएसए और इंडोनेशिया के बीच। लिथुआनिया के नई प्रधानमंत्री कौन बनी? इंगा इरुगनिएने। फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो है गोवा में। चल आगे, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लघु उद्योग मतलब जिसके लिए बहुत कम पूंजी की जरूरत पड़े, छोटी छोटी मशीनों की जरूरत पड़े, जहाँ जहाँ एक रूम में आपका व्यापार किया जा सके, उद्योग किया जा सके, उसे कहते हैं लघु उद्योग। तो लघु उद्योग कब स्थापित किया गया? किस दिवस को मनाया जाता है? वो है आपका 30 अगस्त को। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन डे, कब मनाया जाता है? वो है 1 से 7 सितंबर। वो क्या है? 1 से 7 सितंबर। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 के सीजन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया? वो है रविचंद्र अश्विन, आपके स्पिनर गेंदबाज थे। विश्व झील दिवस कब मनाया जाता है? वो है 27 अगस्त। तो आप देख लीजिए सर, लघु उद्योग दिवस 30 हो गया, राष्ट्रीय खेल दिवस 28 हो गया, और विश्व झील दिवस क्या हो गया? 27। यानी 27 हो गया, 28 हो गया, और इधर क्या है? 30 अगस्त हो गया। तो राष्ट्रीय झील विश्व झील दिवस
कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया हुआ है। जिसको जानना है कि विश्व झील दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, तो सर जाइए पिछला करंट अफेयर में, पिछले सप्ताह करंट अफेयर में आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है सबका रीजन। हाँ चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन, स्पिरिचुअल जिसको बोलता है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वो है उज्जैन। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, ठीक है। द्वितीय क्योंकि पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका अयोध्या में, दूसरा जो हुआ 2025 में कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ। किस राज्य की सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपया जीवन बीमा प्रदान करेगी? यानी अगर उस राज्य की नगर पालिका के कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये जो महत्वाकांक्षी योजना है वो कौन लेके आया? वो लेके आया कौन? आंध्र प्रदेश सरकार। वो कौन लेके आया? आंध्र प्रदेश सरकार। चंद्रबाबू नायडू जो है वहाँ के सीएम है। किस देश ने 2026 से स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पे क्या कर दिया? पूरी तरह बैन लगा दिया। ये बहुत अच्छा सवाल है सर। 2026 में, मार्च 2026 में लागू होगा। तो वो सवाल है, वो जवाब है, वो है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ये जिसने तय कर दिया था कि स्कूल कक्षाओं में मोबाइल बैन पे पूरी तरह क्या होगा? प्रतिबंध होगा, ताकि बच्चे जो है पूरी तरह पढ़ाई पे ध्यान दें। अगला, कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त कौन बने? उच्चायुक्त कौन बने? वो कौन है? देनिस पटनायक। उसका आंसर क्या है? देनिस पटनायक। तो आराम से द्वितीय विश्व आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ? उज्जैन। 1 करोड़ रुपया नगर पालिका के कर्मचारी कौन देगा? आंध्र प्रदेश देगा। 2026 में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध किसने कर दिया? वो है दक्षिण कोरिया। कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त कौन बने? वो है देनिस पटनायक। वो कौन है? देनिस पटनायक। चलिए आगे। राष्ट्रपति ने किन 2 मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ मुख्य नहीं होगा, यहाँ पर अन्य होगा, यहाँ क्या होगा? अन्य। राष्ट्रपति ने किन 2 अन्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? वो है आलोक आराधे और विपुल पंचोली। क्योंकि आपको पता है सर, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? 34 होती है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो होते हैं वो क्या हुए? अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 31 था, तो 2 को नियुक्त किया गया, जिसका नाम क्या है? आलोक आराधे और विपुल पंचोली। तो 31 + 2 कितना हो गया? 33 हो गया। कौन हो गया? 33। और बाकी एक तो BR गवई जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तो है ही। अगला, ग्लोबल डायलॉग ऑन AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल डायलॉग और AI गवर्नेंस की पहली मुख्य बैठक कब और कहाँ हुई? वो है जिनेवा में और 2026 में होगी। और ये कब होगी? 2026 में। तो याद रखिए, ग्लोबल डायलॉग मतलब एक तरह का कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन होता है, बातचीत जब होता है तो वहाँ पर डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है 2 देशों के बीच या कई सारे देशों के बीच। ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस की पहली मुख्य बैठक कब और कहाँ होगी? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला, हाल ही प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे किए। ये कब आरंभ हुआ था? तो आपको पता है सर, जनधन योजना के तहत आपको खाता खुलवाना का बात किया गया था, जिसमें न्यूनतम खाता 0 रुपया से भी खुल सकता है। यानी 0 रुपया भी अगर आपके पास है, यानी 1 रुपया भी नहीं है, तब भी आपका खाता खुल सकता है। जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014। और याद है सर, 28 अगस्त को ही क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो उससे याद रख सकते हैं। तो 28 अगस्त 2014। उर्जित पटेल को किस संस्था के कार्यकारी निदेशक, ठीक है, वर्किंग एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। तो उर्जित पटेल किसे कार्यकारी निदेशक चुना गया, किस संस्था को? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। प्रधानमंत्री के जनधन योजना का 11 साल हो गया है। कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में 2026 में किया जाएगा। राष्ट्रपति ने किस 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की? आलोक आराधे और विपुल पंचोली। आलोक आराधे और विपुल पंचोली। चलिए, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, आपको पता है सर, फोन में आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास जो है वो चाइना से एक्सपोर्ट होता था। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास कहाँ स्थापित किया गया? वो है नोएडा। ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? भारत का पहला, नोएडा, यूपी में पड़ता है। हाल ही में किस राज्य ने नुखाई त्यौहार मनाया? नुखाई त्यौहार मनाया, उसका आंसर क्या है? उड़ीसा। उसका आंसर क्या है? उड़ीसा। तो नुखाई त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। रिलायंस ने कहा 5,50,000 एकड़ में मेगा सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने की घोषणा की है? कच्छ, गुजरात। ये कहा जाता है सर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिलायंस के द्वारा। कितना जमीन में? 5,50,000 एकड़ जमीन में। कहाँ? कच्छ, गुजरात। आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री
नहीं, महिला रोजगार योजना आपको पता है सर, पूरा बिहार में अभी अकाउंट खुलवाया जा रहा है पूरा बिहार में। हाल ही में किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, वो कौन है? बिहार। तो इस तरह पिछला एक सप्ताह में अगर देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 24, तो पिछला एक सप्ताह में जो भी आपको करंट अफेयर पढ़ाया गया है उसका क्विक रिवीजन हो गया है। यही बहाने जो भूल गए थे थोड़ा बहुत इसको देख कर याद हो गया है, जो पहली बार आए हैं उसकी रिक्वेस्ट है कि वो पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि ये सब उन्हें समझाया जा सके या समझ में आ सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका 18 तारीख का करंट अफेयर। आज स्टार्ट करते हैं 18 तारीख का करंट अफेयर और पहला सवाल ही बहुत अच्छा है, पहला सवाल ही बहुत अच्छा है। जैस्मीन लेबोरिया, ठीक है, इनका संबंध किससे, किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है, ठीक है। जैस्मीन लेबोरिया ने किस वजन, ठीक है, वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 51 केजी वेट में, 57 केजी वेट में, 60 केजी वेट में, 64 केजी वेट में। तो जैस्मीन लेबोरिया ने किस वजन वर्ग में स्वर्ण पदक, तो यानी सर गोल्ड मेडल जीता है, तो गर्व वाली बात है। गोल्ड मेडल जीता है तो बहुत गर्व वाली बात है कि बॉक्सिंग में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। उसका नाम क्या है? जैस्मीन लेबोरिया। ये पूछा जा रहा है कि किस कैटेगरी के वेट में जीता है, किस कैटेगरी के वेट में जीता है, तो इसका आंसर जो है वो है 57 केजी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा 57 केजी 51 केजी क्या है? अच्छा सर आप बताइए, माने चले बॉक्सिंग अगर हो रहा है, बॉक्सिंग अगर हो रहा है, बॉक्सिंग में एक इंसान का वजन है 65 केजी, 65 केजी, और एक इंसान का वजन है 90 केजी। तो आपको क्या लगता है सर, बॉक्सिंग में अगर कोई फैट मारता है या कोई किक मारता है तो किसका किक में दमदार रहेगा या किसके किक में वजन रहेगा? वो क्या है? 90 केजी का। तो क्या 65 का जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होना चाहिए, क्या 90 वाला केजी इसके साथ होना चाहिए? ये तो भेदभाव हो जाएगा ना। इसीलिए कैटेगरी बांट दिया जाता है, इसीलिए कैटेगरी बांट दिया जाता है। एक कैटेगरी है 54 से 51 से 54, एक कैटेगरी है 54 से 57, और जैस्मीन लेबोरिया ने यही 57 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। यानी 57 केजी और 51 केजी के बीच में जो भी महिलाएं होंगी उनके साथ इनका बॉक्सिंग होगा और उसमें जो जीतेगा वही स्वर्ण पदक जीतेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप मूवी दंगल देखें, अगर मूवी दंगल देखें तो मूवी दंगल में भी दिखाया है कि 60 केजी होता है, 55 केजी होता है। तो यहाँ पर जैस्मीन लेबोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। किस क्षेत्र में जीता? बॉक्सिंग में जीता। और कितने केजी में जीता? 57 केजी वर्ग में जीता। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यानी विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपको पता है पढ़ाया जा चुका है। बताइए तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी कहाँ आयोजन हुआ? जब हो रहा था तो आपको हम लिखवाए थे कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में इंग्लैंड का एक शहर जिसका नाम है लिवरपूल में हुआ। उसमें भारतीय का क्या परफॉर्मेंस था, क्या नहीं था, किसने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता? यहाँ तो केवल सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल का बात किया जा रहा है। क्या इसके अलावा भी बॉक्सिंग चैंपियंस में किसी ने पदक जीता? तो हर चीज़ वो हम लिखवाएंगे, हर चीज़ हम वो लिखवाएंगे। चल, तो हम बात कर रहे हैं विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, कब आयोजन हुआ? 2025 में, ठीक है। कहाँ आयोजन हुआ जल्दी बताइए? लिवरपूल। लिवरपूल कहाँ है? इंग्लैंड। तो पहला सवाल आ गया आपका प्रीवियस कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ? लिवरपूल, इंग्लैंड। आपको पता है सर इसमें भारत ने 4 पदक जीता, 4 पदक यानी 4 मेडल जीता, और चारों के चारों महिलाओं ने जीता, चारों के चारों महिलाओं ने जीता। यानी इस बार पुरुषों ने निराश किया है, इस बार पुरुषों ने निराश किया, कोई बात नहीं, इस बार निराश किया है, अगली बार और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कोई बात नहीं। तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 4 पदक जीता और चारों का चारों किसने जीता? महिलाओं ने जीता, जिसमें एक का नाम तो आपको पता ही है, एक का नाम पता चल ही गया है, जैस्मीन लेबोरिया। तो हम चारों का नाम जान लेते हैं, यानी जैस्मीन लेबोरिया का नाम लिखेंगे, बाकी 3 का भी नाम लिखेंगे, 3 का भी नाम लिखेंगे। तो पहला तो नाम आपको पता है सर कौन है? जैस्मीन लंबोरिया। कितना केजी में जीता है जल्दी बताइए? 57 केजी वर्ग में जीता है। अगला नाम है आपका मीनाक्षी हुड्डा, ये जीता है 48 केजी में, और ये भी गोल्ड मेडल जीती है। ब्रैकेट में डाल देते हैं गोल्ड, और यहाँ भी डाल देते हैं गोल्ड, यानी 2 महिलाओं ने गोल्ड जीता है। तो गर्व वाली बात होनी चाहिए। कहा जाता है सर विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2025 में जो हुआ उसमें भारत का अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी पुरुष ने अपना योगदान ना दिया, फिर भी जो 4 पदक है आज तक भारतीय इतिहास में
बॉक्सिंग के इतिहास में आज तक नहीं आया है। तो 2 आपका स्वर्ण पदक था, कौन कौन जीता? जैस्मिन लाबोरिया ने कितना वर्ग में जीता? 57 केजी वर्ग में जीता, और मीनाक्षी हुड्डा 48 केजी वजन में जीता। और है 2 नाम और है, चलिए देखते हैं। नुपुर स्योरन, नुपुर स्योरन, ये आपका 80 केजी वजन में जीती है। ये जीती है सिल्वर, ये क्या जीती है? सिल्वर जीती है। सिल्वर यानी रजत आप बोल सकते हैं। और यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं चौथा और आखिरी। चौथा जो है वो है पूजा रानी। वो कौन है? पूजा रानी। ये 80 केजी में जीती है कांस्य पदक। क्या जीती हैं? कांस्य पदक, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज। यानी आप बोल सकते हैं 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता गया है। और सबका नाम याद रखना है सर, सबका नाम याद रखना है, क्योंकि ये भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजन हुआ? लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ। कितना पदक जीता? 4 पदक जीता। चारों महिलाओं ने जीता, पुरुष ने एक भी पदक नहीं जीता। और गोल्ड जीता 2, सिल्वर जीता 1 और ब्रॉन्ज जीता 1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 2 पदक जीते, या कुल कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 4। तो स्वर्ण पदक 2, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो जो गोल्ड जीता है उसका नाम याद रख लीजिए, जैस्मिन लाबोरिया। कितना केजी वजन में? 57 केजी वजन में। मीनाक्षी हुड्डा, तो गोल्ड है, 1 जैस्मिन 1 मीनाक्षी, तो याद रखना है 1 जैस्मिन और 1 मीनाक्षी। तो 57 केजी, 48 केजी। नुपुर स्योरन 80 केजी जीती है रजत, और पूजा रानी कांस्य पदक जीती है। चारों सबसे सीनियर पूजा रानी थी। पूजा रानी से उम्मीद किया जा रहा था भारत सरकार की तरफ से या भारत के लोगों की तरफ से ये गोल्ड जीतेगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस बार निराशा हाथ लगी। चलिए गोल्ड से नहीं तो कम से कम कांस्य तो मिला। तो समझ में आया है आज का सवाल कि जैस्मिन लाबोरिया ने किस वजन के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? वो कौन है? 57 केजी। वो कौन है? 57 केजी। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, इसको आराम से देख लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है सर। पूरे विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप को एक्सप्लेन किया गया है। नाम को देखिए, नाम को लिखिए। इसका PDF आपको रोजगार की जुगाड़ चैनल में भेज दिया जाएगा। जो अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाए। चल, तो इसको अब हटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस, रबी अभियान। आपको पता है सर फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो यानी यहाँ पर बात कर रहा था किसका? केवल रबी फसल का बात कर रहा था कि रबी के फसलों में कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? रबी अभियान है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल। राष्ट्रीय यानी नेशनल, और आपको पता है नेशनल यानी देश का बात कर रहा है, और देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो एकदम फट से बोल देना है कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता है सर, कौन मंत्रालय? कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और आपको पता है वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? जल्दी से बताइए। नहीं है तो सोचिए कम से कम कि वर्तमान में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। उसका नाम है, चलिए एक हिंट दे देते हैं, वो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। सोचिए जल्दी से। हाँ, बहुत सारा बच्चा सही जवाब दिया है। उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उसका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए तो मंत्रालय लिख लेते हैं। ये 2 दिन का सम्मेलन हुआ है, ये 2 दिन का सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ है, जिसका आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। आपको पता है पहले इसका नाम केवल कृषि मंत्रालय था, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नाम रखा जाए, यानी कृषि मंत्रालय का नाम बदल के रख दिया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं जैसा कि बता दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान इसके मंत्री हैं। और ये किसका अभियान था? ये है रबी फसल का, यानी रबी फसल को लोगों को जागरूक करना है कि रबी फसल को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। तो ये रबी फसल क्या है क्या नहीं है, चलिए हम जान लेते हैं। तो हम जानेंगे अभी रबी फसल के बारे में, A to Z। इंग्लिश में कहते हैं रबी क्रॉप्स कहते हैं। जितना आप पढ़े हैं उससे ज़्यादा ही बताएंगे। सर ये रोपी कब जाती है? तो रोपी जाती है अक्टूबर नवंबर में। रोपी जाती है अक्टूबर नवंबर में रोपी जाती है। और काटी कब जाती है? ये काटी जाती है फरवरी मार्च में ही काटी जाती है। यानी आप बोल सकते हैं रबी जो फसल है वो ठंडी दिनों का फसल है,
ठंडे दिनों का फसल है, यानी जाड़े के मौसम में इसको रोपा जाता है रबी फसल को, क्योंकि वो पता है सर अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, ठंडा होता है, यानी इसको बहुत ज़्यादा तेज धूप चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए नहीं, बस बरसात के बाद जो पानी है जो मिट्टी में हल्का फल्का बच जाता है उतना ही पानी से इसका खेती हो सकता है। रबी फसल ठंडी दिनों में रोपी जाती है, तो रोपी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में, काटी कब जाती है, आपका फरवरी मार्च में। अब इसका उदाहरण क्या क्या है, अब सवाल आया कौन कौन फसल सर रबी फसल है, कौन कौन सा फसल रबी फसल है, तो आराम से गेहूँ सबसे बड़ा यही है, गेहूँ, आपका जौ, और दलहन में यानी दाल में अगर देखा जाए, सारा दलहन नहीं, तो दलहन में कौन कौन रबी फसल है, तो चना, मसूर, मटर, चना मसूर मटर जो है, जो दलहन होता है, जो दाल के रूप में हम लोग प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं आपका रबी फसल है, यानी कब रोपा जाता होगा, अक्टूबर नवंबर में, जो भी रबी फसल है। और दलहन, दलहन में कौन कौन, चना, मसूर, मटर। फिर अगर हम बात करें तिलहन का, फिर हम बात करें तिलहन, अगर जिसको पता नहीं है तिलहन किसको कहते हैं, जिससे तेल निकलता है, जिससे सब्जी बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं तिलहन। अगर तिलहन का बात किया जाए कि कौन कौन सा सब तिलहन है, तो वो है सरसों, राई, सूरजमुखी, सूरजमुखी। फिर अगर और बात करें कि रबी फसल का और है, आलू है, गाजर है, मूली है, ये सब कैसी फसल है, ये सब है आपकी रबी फसल है, रोपी जाती है अक्टूबर नवंबर में, काटी जाती है फरवरी मार्च में। तो रबी फसल के बारे में समझ में आया कि रबी फसल कब रोपी जाती है, अक्टूबर नवंबर में रोपी जाती है, कब काटी जाती है, फरवरी मार्च में काटी जाती है। उदाहरण कौन कौन है, गेहूँ बड़ा उदाहरण है, मेरा सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो गेहूँ ही है, सबसे बड़ा उदाहरण गेहूँ। उसके बाद जौ, और दलहन में सारा दलहन नहीं, दलहन में कौन कौन, चना, मसूर, मटर। तिलहन में कौन कौन, सरसों, राई, सूरजमुखी। और अगर अन्य देखा जाए तो आलू, गाजर, मूली, ये सब कौन सा फसल है, ये रबी फसल है। तो उम्मीद करते हैं रबी फसल के बारे में आपका कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं है। तो सर जो रबी फसल में लिखा है वो रबी फसल है, जैसे धान, धान लिखवाए हैं नहीं, तो धान रबी फसल आपका नहीं होगा। तो आराम से समझना है कौन रबी फसल है, कौन रबी फसल नहीं है। तो फिर से सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, वो हुआ नई दिल्ली में। जल्दी से सवाल को देखिए, जल्दी से इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ये सबसे आज के सबसे अच्छा सवाल में से एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हैदराबाद मुक्ति दिवस अगर इंग्लिश में कहा जाए, हैदराबाद लिबरेशन डे अगर इंग्लिश में कहा जाए, कि सर इसका इंग्लिश क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा। हैदराबाद लिबरेशन डे, लिबरेशन होता है आज़ादी, लिबरेशन मतलब क्या होता है, आज़ादी का ही पर्यायवाची शब्द है मुक्ति। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर है 17 सितंबर। इसका आंसर क्या है, 17 सितंबर। अब सवाल आता है ये है क्या सर, अब ये हैदराबाद मुक्ति दिवस क्या है। चलिए इसको बहुत डिटेल समझाते हैं, यानी हम पॉलिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आपको समझाते हैं। आपको पता है सर भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज़ादी की तैयारी पहले से ही चलने लगी थी, इसलिए सर संविधान सभा का जो बैठक है 1946 से ही आरंभ हो गया था। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 से अगर पहले की बात करें, पहले की बात करें, तो उस समय देसी रियासत की कुल संख्या, देसी रियासत की कुल संख्या थी आपका 562। कितना था, 562। और जो नहीं जानते हैं देसी रियासत के बारे में, तो इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसली स्टेट। देसी रियासत प्राचीन काल में उस क्षेत्र को कहते थे जिसकी अपने राजा, अपनी प्रजा, अपनी सेना हुआ करती थी, उससे क्या कहते थे, प्रिंसली स्टेट कहते थे। यानी अंग्रेजों का उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता था, उसके जो सर्वे सर्वा होते थे वहाँ के राजा होते थे, जैसे हैदराबाद है, त्रावणकोर है, भोपाल है, जैसलमेर है, जोधपुर है, जूनागढ़ है, ये सब बड़ा बड़ा देसी रियासत हुआ करता था। तो देसी रियासत मतलब जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, देसी रियासत के अपने राजा, अपनी प्रजा और अपनी सेना हुआ करती, जैसे आपका बाहुबली मूवी में महेशमती साम्राज्य। तो महेशमती साम्राज्य एक तरह क्या था, देसी रियासत था, उसका अपना एक राजा हुआ करता था अमरेंद्र बाहुबली, उसकी जनता जो है राजा को ही अपना सब कुछ मानती थी। तो उम्मीद करते हैं ये उदाहरण सबको समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसली स्टेट, यानी देसी रियासत का अर्थ क्या होता है। और जब भारत आजाद हो रहा था उस समय देसी रियासत की कुल संख्या कितनी थी, 562, और 562 देसी रियासत को भारत में शामिल करना था। इसीलिए एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम था देसी रियासत मंत्रालय। जिसका नाम क्या था, देसी रियासत मंत्रालय। नाम से पता चल रहा है इस मंत्रालय का काम क्या होगा,
जितना भी देसी रियासत है उसको सफलतापूर्वक भारत में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और इसके मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर ऐसे नहीं, इनको लोह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी आज भारत का नक्शा इस तरह आपको नजर आता है, सिर्फ एक आदमी का इसमें योगदान है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था जिसके मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि जो 562 देसी रियासत है उसको कहाँ शामिल करना है, भारत में शामिल करना है। और 15 अगस्त आते आते 15 अगस्त 1947 आते आते 562 देसी रियासत में 559 देसी रियासत भारत में शामिल हो गई, भारत में शामिल हो गई। कितना, 562 में 559 देसी रियासत भारत में शामिल हो गई। तो 3 देसी रियासत भारत में शामिल नहीं हुई थी, 3 देसी रियासत जो है वो भारत में शामिल नहीं हुई थी, मना कर दी थी कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। वो 3 देसी रियासत कौन कौन है, वो 3 देसी रियासत है आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। और कौन, जम्मू कश्मीर। तो याद रखना है सर, वो कौन देसी रियासत था जो भारत की आज़ादी के बाद ही भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, वो 3 था। कौन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। ठीक है। और कुल देसी रियासत संख्या कितनी थी, 562। और देसी रियासत मंत्रालय गठन किसके द्वारा किया गया था, उसके मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कितना देसी रियासत शामिल हो गया था आजाद होते होते, 539। 3 देसी रियासत शामिल नहीं हुआ था, इसने इनके यहाँ के राजाओं ने कर दिया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो सर यहाँ पे हमको जूनागढ़ कहानी नहीं पढ़ना है, जम्मू कश्मीर की कहानी नहीं पढ़ना है, यहाँ हमको जो कहानी पढ़ना है वो है हैदराबाद। अब हैदराबाद क्या है, उस समय वर्तमान का अभी तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, उस समय का जो हैदराबाद था कहा जाता है 562 देसी रियासत में सबसे अमीर और सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका था, हैदराबाद का था। उस समय मराठवाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मिला के क्या कहा जाता था, हैदराबाद कहा जाता था। जब हैदराबाद से पूछा गया कि आपको क्या करना है, तो हैदराबाद के जो नवाब थे, निजाम थे, उन्होंने कह दिया था कि हैदराबाद स्वतंत्र रहेगा, हैदराबाद स्वतंत्र रहेगा। यानी आप कह सकते हैं चारों तरफ अगर हम मैप बनाएं तो देख सकते हैं आप, ये आपको हैदराबाद है। उस समय हैदराबाद का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, तो अब खुद देखिए चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है और बीच में क्या है, हैदराबाद है। तो सरदार वल्लभ पटेल ने साफ कह दिया था कि 2 झंडा और 2 संविधान नहीं चलेगा। 2 झंडा यानी एक भारत का और एक हैदराबाद का झंडा, 2 संविधान यानी एक भारत का संविधान और एक हैदराबाद का संविधान नहीं चलेगा। हैदराबाद को हर हाल में भारत में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन हैदराबाद के जो निजाम थे जिसका नाम था मीर उस्मान अली बहादुर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम भारत में किसी भी हालत में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आपको पता है सर, अब बारी था कुछ बड़ा करने का। मीटिंग का दौर जारी है, सरदार वल्लभ पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना तो खैर पाकिस्तान चले गए थे, सरदार वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू, फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने बैठक किया क्या किया जाए। तो अब सरदार पटेल ने जिम्मेदारी लिया कि हम वहाँ क्या करेंगे, सेना भेजेंगे। क्या भेजेंगे, सेना भेजेंगे। और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो यानी ऑपरेशन पोलो क्या था, हैदराबाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरदार पटेल ने या भारत सरकार ने एक ऑपरेशन जारी किया था जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ये नाम क्यों, क्योंकि पोलो एक तरह का घोड़ा पर बैठ के खेलने वाला गेम है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पोलो का जो स्टेडियम था वो हैदराबाद में था, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो। तो आपसे पूछता है एग्जाम में ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो हैदराबाद को भारत में शामिल करने से, हैदराबाद को भारत में शामिल करने से। तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, कहा जाता है सर 13 सितंबर 1948 को पूरे जो सेना है पूरा हैदराबाद में घुस गई। और कहा जाता है सर 4 दिन तक ये सेना और निजाम के सैनिकों के बीच अभियान चलता रहा और वो दिन आ ही गया 17 सितंबर 1948, जब हैदराबाद के शासक निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया भारत सरकार के सामने कि हम हार मानते हैं, आपको जो करना है वो हैदराबाद के साथ कर सकते हैं। कब सिलेंडर किया, 17 सितंबर 1948। अब सवाल पढ़िए कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया, तो आप दिमाग लगाइए कि हैदराबाद के राजा ने कब आत्मसमर्पण किया था, वो है 17 सितंबर। तो बताइए 17 सितंबर। सोचिए एक सवाल का एक्सप्लेनेशन कितना लंबा हो सकता है। अब देखिए कि करंट अफेयर कैसे पढ़ाया जाता है, आप बस सीख जाइए कि कैसे एक सवाल में आपको कितना सारा सवाल। बताइए सर वो दिखाते कितना प्रीवियस सवाल आपका एसएससी से लेकर यूपीएससी तक है। जब देश आजाद हुआ था उस समय देशी रियासत संख्या 562। देशी रियासत के मंत्रालय के मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ पटेल। जब भारत आजाद हुआ था उस समय कितना देशी रियासत शामिल हो गया था, 539 59। कितने देशी रियासत शामिल नहीं हुए थे आजादी के बाद, 3 कौन कौन थे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन पोलो। कब उस पर
आक्रमण किया गया 13 सितंबर 1948 को। कब आत्मसमर्पण किया? 17 सितंबर 1948 को। और इस तरह 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम ने साइन किया कि हाँ, अब हम भारत में शामिल होने के लिए क्या है, तैयार है। यानी सरदार पटेल ने ठीक किया था कि जब घी उंगली टेढ़ी उंगली से ना निकले, सीधी उंगली से ना निकले, तो क्या किया जाए, पूरा उंगली ही तोड़ दिया जाए, पूरा उंगली ही तोड़ दिया जाए। और इस तरह आज हैदराबाद किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। केवल भारत का हिस्सा नहीं है, तेलंगाना की राजधानी भी है, तेलंगाना की राजधानी भी है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और सर जैसा भी पढ़ाया जाए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। या तो खराब लग रहा है तो बोलिए सर खराब लग रहा है, या अच्छा लग रहा है तो ट्रस्ट में आप दीजिए ताकि हम मोटिवेशन हमको मिले और बेहतर वीडियो बना सके। और आपको किस और टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। तो तीसरा नंबर का सवाल समझ में आया। तो हैदराबाद मोती दिवस कब मनाया जाता है? वो है 17 सितंबर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़िए। भारतीय क्रिकेट टीम पर आधारित जर्सी स्पॉन्सर किसे मिला है? आपको पता है सर कि भारत सरकार ने, निर्मला वित्त मंत्री ने, जो ऑनलाइन गेमिंग जो सट्टेबाजी होता है उसको क्या किया, बैन कर दिया, जिसके कारण ड्रीम 11 जिसका प्रचार हमेशा देता था, अब सोचिए अभी प्रचार कहीं दे रहा है ड्रीम 11 का? कहीं प्रचार नहीं दे रहा है। इस तरह का जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म होता था उसका भी एडवर्टाइज देना बंद कर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने पूरी तरह बैन लगा दिया। आपको पता है सर कि इंडिया क्रिकेट जर्सी पे जो था, जैसे विराट कोहली पहने हुए हैं टेस्ट या वनडे या T20 का, तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप रहता था किसका, ड्रीम 11 का। लेकिन जैसे ही बैन किया ड्रीम 11 पर, तो बोला कि हम स्पॉन्सरशिप वापस लेते हैं। यानी जो जर्सी पर अपना नाम देने के लिए BCCI को पैसा दिया जा रहा था, ड्रीम 11 ने कहा कि हम, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि हम कंगाल हो गए हैं। तब BCCI ने क्या किया, नया टेंडर जारी किया कि आइए जिसको भी भारत सरकार इंडियन टीम के जर्सी पे अपना कंपनी का नाम लिखाना है तो सामने आइए। तो बड़े बड़े कंपनी सामने आया, JK टायर आया, सीएट आया, कैनवा जो आपका एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, थंबनेल बनाया जाता है, कैनवा भी आया था। तो भारतीय क्रिकेट टीम पर आधारित जर्सी स्पॉन्सर, जर्सी यानी जो जर्सी इंडियन टीम का रहता है, स्पॉन्सर होता है ना यहाँ पे कि स्पॉन्सर बाय, स्पॉन्सर बाय। तो भारतीय क्रिकेट टीम पर का आधारित जर्सी स्पॉन्सर किसे मिला? सीएट टायर, JK टायर, अपोलो टायर और लार्सन एंड टार्बो। तो इसका आंसर है वो है अपोलो टायर। इसका जो आंसर है वो कौन है? अपोलो टायर है। कहा जाता है सर अपोलो टायर ने, कहा जाता है अपोलो टायर ने 579 करोड़ रुपया दिया BCCI को। 579 करोड़ दिया किसको? BCCI को। केवल किस लिए? कि भाई साहब मेरा नाम जो होगा वो BCCI का इंडियन क्रिकेट टीम पर होगा। सोचिए क्रिकेट का भारत में कितना महत्व है, क्रिकेट का भारत में कितना महत्व है कि जर्सी पे नाम लिखाने के लिए कितना करोड़ रुपया दिया जा रहा है? 579 करोड़। ऐसा ही नहीं बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो जो क्रिकेट कहीं भी होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, सबसे अमीर जो क्रिकेट बोर्ड है वो कौन है? भारत का क्रिकेट बोर्ड है जिसका नाम है BCCI। तो अब जो क्रिकेट इंडियन टीम का क्रिकेट टीम होगा, पहले उस पर ड्रीम 11 यहाँ लिखा जाता था, अब क्या लिखा जाएगा? अपोलो टायर। और कितना करोड़ों में हुआ डील? कितना हुआ BCCI से? 579 करोड़ में आपका डील हुआ। अब देखिए सर इसका पता है बहुत सारा मीम बन रहा था, ट्विटर पे बहुत सारा मीम बन रहा था। किस पर बन रहा था? आपका अपोलो टायर पे। क्योंकि कहा जाता है सर कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो जो स्पॉन्सर अपना जर्सी पे नाम लिखाया है वो कंपनी क्या हो गया? डूब गया है। जैसे पहला कंपनी था जिसका नाम था सहारा, आपको पता है सहारा क्या हुआ? डूब गया। तो क्या सहारा क्या हुआ? डूब गया। फिर आया बायजू, फिर कौन आया? बायजूस आया। फिर जो आया वो है बायजूस आया। और आपको पता है सर बायजूस ऑनलाइन टीचिंग ऐप था, वो भी क्या हो गया? बंद हो गया। फिर आया ड्रीम 11, फिर कौन आया? ड्रीम 11। ड्रीम 11 भी क्या हो गया? बंद हो गया। अब किसका बारी है? अपोलो टायर का। तो सारा मीम पूरा ट्विटर पे चल रहा था जब ये हुआ था, तो हम देख रहे थे तो पता चल रहा था कि अपोलो टायर भी क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। कैसे बंद होने वाला है? क्योंकि क्रिकेट टीम के जर्सी पे उसका नाम हो गया। अब कितना सच्चाई नहीं है तो पता नहीं है, क्योंकि सहारा भी डूब गया, बायजूस भी डूब गया, ड्रीम 11 भी डूब गया। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, वो तो था तो था। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। भारतीय क्रिकेट टीम पर आधारित जर्सी स्पॉन्सर किसे मिला है? वो है अपोलो टायर। कुल कितना पैसा दिया गया है BCCI को? 579 करोड़ दिया गया है। तो चलिए ये सवाल से अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल से आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से देख लीजिए। हाँ चलिए आगे। कहा जाता है सर ये 2025 का सबसे मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है ये तो नहीं है, लेकिन मजेदार यही है। अब कहा जाता है कि माने चलिए अभी भारत का जितना भी मंत्री है वो सब क्या है? इंसान है। अब सोचिए
अगर किसी मंत्री को बना दिया जाए एआई, जैसे अमित शाह है, अमित शाह क्या है, जीते जागते इंसान है, ठीक है, उनका जितना भी आम इंसान का हड्डी होता है, मसल्स होता है, सब उनके पास है, खून है, सब कुछ है। अब सोचिए सर, एक देश ने क्या घोषित किया कि अब जो एक मंत्रालय बनाएंगे उसको देंगे एआई के द्वारा, यानी एक महिला क्रिएट किया गया है एआई के द्वारा, और उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। अब देखिए सर, सवाल पढ़िए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है? बताइए। यानी वो इंसान नहीं है, वो वर्चुअल है। वो क्या है? वर्चुअल। जिस तरह अभी आपका जेमिनाई में सब अपना फोटो बना रहा था, उसी तरह एक महिला को नियुक्त किया गया है। एआई ओरिजिनल वो है नहीं। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि अब कैबिनेट जो मंत्री होगी वो भी क्या होगी? महिला। पता चला कल को प्रधानमंत्री भी क्या है? एआई वाला आ गया प्रधानमंत्री। तो ऐसा अजूबा चीज कौन देश किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है? बहुत अच्छा सवाल है। वो है अल्बानिया। वो क्या है? अल्बानिया। चलिए हम जानते हैं। अल्बानिया आपको पता है सर यूरोप में पड़ता है। अल्बानिया जो है वो यूरोप में पड़ता है, जिसकी राजधानी जो है वो तिराना है। और जिसकी राजधानी क्या है? तिराना है। तो इसने क्या किया? एक एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की, कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति की, और उसका नाम है वो है डीएला। उसका नाम क्या है? डीएला। और यार है सर, हम ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि अभी के बाद कोई भी एग्जाम होगा, ये सवाल आएगा 100%। ये सवाल आ सकता है कि भारत किस देश ने दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया? वो है अल्बानिया। यह पूछेगा कि दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या था? वो है डीएला। ये एक तरह का महिला है जिसको एआई के द्वारा तैयार किया गया है। और कैबिनेट मंत्री, आपको अगर पता नहीं है कि सर कैबिनेट मंत्री क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गृह मंत्रालय को पता है गृह मंत्री कौन है? वो है अमित शाह है। वो कौन है? अमित शाह है। तो अमित शाह जो है वो गृह मंत्रालय में सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा नेता है। यानी गृह मंत्रालय में अमित शाह से बड़ा कोई नेता नहीं है। तो जिसका मंत्रालय बड़ा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अच्छा सर बताइए कि डीएला नामक जो कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया है, इसको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ये होगा कि रक्षा मंत्री बनी है, क्या मंत्री बनी है? तो ये क्या है, समझाते हैं। सरकारी टेंडर की जांच करेगी। कहा जाता है सर अल्बानिया में बहुत लंबे समय से सरकारी जो टेंडर पुल का, रेलवे का, सड़क बनाने का निकलता था, उसमें घोटाला चल रहा था। जो भी मंत्री थे उसमें काफी घूस लेते थे। ये तो बिहार में चलता है, इंडिया में चलता है, हर जगह चलता है। जो रोड बनाता है, रेलवे लाइन में जाता है, घोटाला हर जगह होता है। तो घोटाला इतना बढ़ गया था अल्बानिया में, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इंसान नहीं, एआई के द्वारा चेक कराया जाएगा कि टेंडर में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी नहीं है। और उस एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? डीएला। उसका एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? डीएला। और इसका काम क्या क्या रहेगा? सरकारी टेंडर की जांच करना, किसमें घोटाला हुआ, किसमें घोटाला नहीं हुआ है। तो सवाल बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत 2025 का सबसे यूनिक सवाल में से एक सवाल ये भी है कि हाल ही में किस देश की ने दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया? उस देश का नाम क्या है? अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। और एआई जो कैबिनेट मंत्री है उसका नाम क्या है? डीएला। वो कौन है? डीएला। अब वहाँ बहस छिड़ गया है अल्बानिया में, क्या कोई एआई को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है? क्योंकि कैबिनेट मंत्री आमतौर पे वही बनेगा जो उस देश का नागरिक होगा। तो ये तो एआई है, एआई कैसे देश का नागरिक हो सकता है? तो बहुत लंबा बहस चल रहा है। आपका अल्बानिया में जुलूस भी, प्रदर्शन निकाला गया वहाँ के प्रधानमंत्री खिलाफ। अब देखते हैं क्या होता है। ये डिसीजन है, वापस लिया जाता है कि वापस नहीं लिया जाता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल बन गया है। और दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? डीएला। और किस देश ने नियुक्त किया है? वो है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। चलिए ये सवाल को अच्छे से देख लीजिए। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले भारतीय महिलाओं का दबदबा कहाँ था? विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 पदक। अब तो भाई साहब इसमें तो जलवा ही बिखेर दिया गया। FID आपको बता दिया सर, FID क्या है? चेस का विश्व में सर्वोच्च संस्था है। यही चेस का विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता कराती है। जिस तरह क्रिकेट में दुनिया में ICC है, फुटबॉल में फीफा है, FIFA फीफा है, उसी तरह चेस में जो सर्वोच्च संस्था है जो करवाती है चेस चैंपियनशिप का जो है उसका नाम क्या है? FIDA का ग्रैंड स्विस 2025। ये कब का नाम था? ये क्या है? कब का नाम है? जैसे आपका
एशिया कप होता है, T20 कप होता है, उसी तरह चेस में कंपनी कप का नाम है जिसका नाम क्या है, ग्रैंड स्विस 2025 का विजेता कौन बनी, किसमें है, महिलाओं में, किसमें, महिलाओं में। तो कैनेरी हम्पी, कतेरिना लागनो, आर वैशाली रमेश बाबू और जू वेंजू। तो इसका आंसर है आर वैशाली रमेश बाबू। और यार है सर, ये इनका लगातार दूसरी बार है, लगातार दूसरी बार है, यानी इससे पहले जो हुआ था वो भी यही जीती था। और यार है सर, ये कहाँ हुआ अभी, यार है सर आज रिवीजन कराए थे कि FIDA का विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, वो है गोवा। वो कहाँ है, गोवा। तो भारत में हुआ था, तो भारत की महिला ने ही टॉप किया है। तो गर्व वाली बात है सर कि विश्व का जो सर्वोच्च चेस का संस्था है उसने अभी महिला ग्रैंड स्विस 2025 करवाया, जिसमें विजेता जो बनी वो कौन बनी, दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था सर, 48 देशों ने भाग लिया था, उसमें जीता किसने, भारत ने। तो गर्व वाली बात है। वो क्या व्यक्ति का नाम है, महिला का, लड़की का नाम क्या है, मात्र 21 साल की है सर, आर वैशाली रमेश बाबू। थोड़ा नाम यूनिक है, अगर आर भी हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसे याद रखिए वैशाली रमेश बाबू, नाम थोड़ा यूनिक है कि रमेश जो है वो लड़का का नाम हो गया, वैशाली जो है वो लड़की का नाम हो गया, तो दोनों का मिश्रण है। तो वैशाली रमेश बाबू ने अभी विश्व चेस चैंपियनशिप में फर्स्ट प्राइज जीता है। नए मोदी ने ट्वीट किया है, पूरा भारतीय खुश है इससे कि चलिए पुरुष में भारतीय नहीं जीत पाया, कम से कम महिलाओं में जीती, कौन, वैशाली रमेश बाबू। और यार है सर FIDE के बारे में जान लेते हैं। ये एक फ्रेंच नाम है, जिसके नाम का अर्थ होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी एक ऐसा संगठन जो चेस करवाता है। ये यार है सर, तो आपके एग्जाम में पूछा है आपका SSC 2024 में कि FIDE का संबंध किस खेल से है, अब बताइए सर कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका पूरा नाम में F का कहीं नहीं है, फेडरेशन लास्ट में, क्योंकि ये फ्रेंच नाम है, इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो फ्रेंच में ही FIDE है, लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका नाम हो जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1924 में, इसकी जो स्थापना हुई थी FIDE की कब हुई थी, 1924 में। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं वो है लॉसेन। वो कौन है, लॉजेन है। लॉजेन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो यार है सर महिलाओं में आपका कौन विजेता बनी है FIDE चेस में, वो कौन है, वैशाली रमेश बाबू। या आपके एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है वैशाली रमेश बाबू का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा किस खेल से, भूलना नहीं है, क्या है, चेस से है। तो इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो आंसर है वो आपका 16 सितंबर है। ये क्या है, 16 सितंबर। अब सवाल है ये है क्या सर, ओजोन ये है क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। चलिए, वायुमंडल में हमारा 5 परत पाया जाता है, यानी धरती के ऊपर वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जहाँ बहुत सारा गैस रहता है उसमें टोटल कितना परत पाया जाता है, 5 परत पाया जाता है। पहला परत का नाम है क्षोभ मंडल, दूसरा परत का नाम है संताप मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा नाम है वो है मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेसोस्फेयर। चौथा का नाम है आपका आयन मंडल, ठीक है, आयनोस्फेयर कहते हैं। और सबसे ऊपर जो है उसको क्या कहते हैं, बहिर्मंडल, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो सबसे निचला मंडल कौन है वायुमंडल का, वो है क्षोभ मंडल। सबसे ऊपर कौन है, बहिर्मंडल। आपको पता है सर यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, और सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसमें एक तरह का हानिकारक किरण पाया जाता है जो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है, जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें। कहा जाता है सर पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर सीधे पड़ने से एक चीज रोकती है, उसका नाम है ओजोन परत। उसका नाम क्या है, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ है, संताप मंडल में स्थित है। कहा जाता है सर ये जो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकल रही है वो ओजोन परत से टकराती है, ओजोन परत उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी पर जाने से रोकता है। और क्षोभ मंडल में ही हम लोग रहते हैं, क्षोभ मंडल में ही जो पेड़ पौधा है, जो बादल है, जो बारिश हो रही है, सब कहाँ है, क्षोभ मंडल में है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ओजोन परत नहीं रहता तो पृथ्वी पर जीवन की सोचना भी क्या है, पाप था। पृथ्वी पे जीवन जो है वो सोचना भी पाप था, क्योंकि ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें को, जिसको अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, उसको अवशोषित कर देता है
और उसको वापस भेज देता है, ताकि और यहाँ का वातावरण जो है वो 40 डिग्री गर्मी दिन में 42 डिग्री, अगर ये ओजोन परत ना रहे तो सीधे 80 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, और आपको पता है इंसान बर्दाश्त कर पाएगा नहीं। तो ये जो ओजोन परत है, उम्मीद करते हैं ओजोन परत जो है वो वातावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का लेयर है जो पाया जाता है कहाँ, संताप मंडल में। और ये ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब सवाल आता है सर ओजोन परत दिवस क्यों मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको इसका कहानी सुनाते हैं। तो ओजोन परत पे छेद हो गया था 1885 में। कहा जाता है सर मानव जो है इतना स्वार्थी है कि पर्यावरण प्रकृति के बारे में सोचता नहीं है, बस बड़ा बड़ा बिल्डिंग बड़ा बड़ा फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री स्थापित कर रहा है। तो ओजोन परत में क्या हो गया, छेद हो गया था, और इसका पहली बार पता कब चला, 1985 में। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का छाता है। ओजोन परत क्या है, एक तरह का छाता है। अगर तुलना करें तो बारिश जैसे आती है तो हम लोग क्या करते हैं, छाता खोल लेते हैं। छाता क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। उसी तरह पराबैंगनी की से रक्षा कौन करता है, ओजोन परत। आप सोचिए अगर छाता में छेद हो जाएगा तो पानी क्या है, हमारे छाता के छेद से गिरेगा और हम लोग भीग जाएंगे, तो फिर फायदा हुआ। तो वही हाल हो रहा है ओजोन परत का। ओजोन परत में छेद की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1985 में। तो दुनिया के लिए एक तरह का रेड फ्लैग था, यानी एक तरह का लाल सिग्नल था, खतरे का निशान था। क्योंकि अगर ये जो छेद है उसको कम ना किया जाए और बड़ा होते जाएगा तो पराबैंगनी किरणें सीधे ओजोन परत का छेद को फाड़ के कहाँ पहुंचेगी, धरती पे पहुंचेगी, और यहाँ गर्मी बढ़ जाएगा। इसीलिए पहली बार एक कॉन्फ्रेंस किया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब समझौता, प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल जो शहर है वो है कनाडा में, इसीलिए कनाडा में मीटिंग हुआ था। कनाडा के किस शहर में, मॉन्ट्रियल में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और ये क्यों हुआ था, ताकि ओजोन परत में ओजोन परत की सुरक्षा की जा सके, सुरक्षा की जा सके। और ओजोन परत की सुरक्षा कैसे की जाएगी, CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके क्या करना, इसको वायुमंडल में कम करना, इसको वायुमंडल में कम करना। तो यार है सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। तो 16 सितंबर हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या उद्देश्य था कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है तो उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। इसीलिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है सर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब सम्मेलन हुआ था, 1987 में, और इसका संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहां भी आपको क्वेश्चन में नजर आया, क्योंकि खूब आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए आर्द्रभूमि की सुरक्षा से, प्रकृति की सुरक्षा से, ओजोन परत की सुरक्षा से, या डी मिट्टी की सुरक्षा से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओजोन परत की सुरक्षा से। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल बढ़ते हैं। ये आखिरी सवाल है सर। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इंग्लिश भी ठीक है सर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नए डायरेक्टर यानी नए निदेशक कौन बने, नए निदेशक कौन बने, वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। और आपको पता है सर आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद को बनाया जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पुराना जो तरीका है वो कौन है, आयुर्वेद, जिसमें आपका जड़ी बूटियों के द्वारा इंसान की लंबी लंबी बीमारियों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। अभी ना सर एलोपैथी या हेम्योपैथी या अंग्रेजी दवाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में केवल क्या था, आयुर्वेद ही था। प्राचीन काल में क्या था, आयुर्वेद ही था। तो इसका एक संस्था है नई दिल्ली में जिसका नाम है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था। इसके नए डायरेक्टर कौन बने, वो है प्रदीप कुमार प्रजापति। तो चलिए आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। आपको पता है सर जड़ी बूटियों के द्वारा क्या किया जाता था, इलाज किया जाता था। रामायण महाभारत में दिखाया गया है कि जब लक्ष्मण जी को धनुष लगता है, तीर लगता है, तो संजीवनी बूटी लाने को बोला जाता है आपका हनुमान जी को। तो संजीवनी बूटी एक तरह क्या था, आयुर्वेद का ही पौधा था, आयुर्वेद का ही पौधा था। चलिए आयुर्वेद का स्टार्ट करते हैं हम लोग। आयुर्वेद के जनक जो है भारत में, आयुर्वेद के जनक माना जाता है, वो माना जाता है चरक को। किसको माना जाता है, चरक को माना जाता है। पूरा नाम है आचार्य चरक, आचार्य चरक। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आयुर्वेद पर एक बड़ी पुस्तक लिखी, हर बीमारी के बारे में लिखा। और आचार्य चरक ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है चरक संहिता। उसका नाम क्या है, चरक संहिता नाम है, उसका नाम है चरक संहिता। कहा जाता है सर ये पुस्तक में हर बीमारी का इलाज है। इस पुस्तक में संसार की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारी का नाम है। और ये पुस्तक कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। अंग्रेजों ने बताया था ये ऐसा पुस्तक है, और वो लंदन ले गए, कहाँ ले गए ये पता नहीं है।
तो आयुर्वेद के जनक या फादर ऑफ आयुर्वेदा किसे कहा जाता है? आचार्य चरक को या चरक को। और आपको पता है चरक जो थे किसके दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य थे? वो है कनिष्क। वो कौन है? वो है कनिष्क। अब आया यहाँ पर एक नया कैरेक्टर, इतिहास का, प्राचीन भारत का विशेषकर एक महान राजा है कनिष्क। तो आचार्य चरक किस राजा के दरबार में आपके राजवैद्य थे, यानी डॉक्टर थे? वो कौन है? कनिष्क। चलिए कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क का शासन काल है 78 से 101, कहीं कहीं 102 देता है, कहीं कहीं 101 देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कनिष्क गद्दी पर कब बैठा होगा? 78 में। और कब उतरा होगा, कब मृत्यु हुआ होगा? कहीं कहीं 101 देता है, कहीं 102 देता है। कनिष्क का संबंध किस वंश से था? कुषाण वंश से था। कनिष्क का संबंध किस वंश से था? कुषाण वंश से था। और यार सर कनिष्क की जो पहली राजधानी थी, कनिष्क की जो पहली राजधानी थी, फर्स्ट कैपिटल बोल सकते हैं, कनिष्क की पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। वो कौन थी? पुरुषपुर थी, जिसको वर्तमान में कहते हैं पेशावर, पेशावर कहते हैं। और दूसरी राजधानी जिसको कनिष्क ने ही बनाया था उसे, वो उसका नाम है मथुरा। उसका नाम क्या है? मथुरा, यूपी। तो आपके एग्जाम में आता है कनिष्क ने कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर से हटाकर कहाँ कर दी थी? वो है मथुरा। और आपको पता है सर ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिस तरह अशोक था। और कनिष्क को हम लोग बोलते हैं द्वितीय अशोक। क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक बोलते हैं। द्वितीय अशोक बोलते हैं किसके शासनकाल को? कनिष्क को। तो आपको बताना है सर कि कनिष्क के दरबार में बौद्ध धर्म के बहुत बड़े आचार्य थे, जिसका नाम है अश्वघोष। जिसका नाम क्या है? अश्वघोष। तो अश्वघोष ने बौद्ध ग्रंथ से संबंधित कौन सी पुस्तक की रचना की है? आपको पता है सर कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया किससे? अश्वघोष के द्वारा। तो अश्वघोष ने एक महान पुस्तक लिखी है जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। तो आपको बताना है कि अश्वघोष ने किस बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना की। तो आज का सवाल यही है कि अश्वघोष ने किस बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना की है। तो सवाल देखिए सर क्या था कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के नए निदेशक कौन बने? प्रदीप कुमार प्रजापति। आयुर्वेद के जनक भारत में किससे माना जाता है? वो है चरक को। कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता लिखी। और चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध राजवैद्य थे? कनिष्क के। कनिष्क का शासनकाल 78 से 101 या 102 है। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से है। पहली राजधानी कनिष्क की क्या थी? पुरुषपुर। दूसरी राजधानी थी मथुरा। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो अब आपको बताना है सर आज का करंट अफेयर क्लास कैसा लगा। प्लीज़ सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस आप थोड़ा सा मोटिवेट खुद को करें और हमको भी करें थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा के। तो पूरा करंट अफेयर का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। अगर पीडीएफ नहीं भेजा गया तो किसी कारण अगर नहीं भेज पाए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। लिखिए जरूर। तो आइए से वहीं समाप्ति। धन्यवाद।